11th के कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड फाइनली वी स्टार्टेड द क्लास 11th कोर्स। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th। तो यार देखो, जो भी बच्चा पहले क्लास 10th से 11th में जाता है, देयर इज अ बहुत ह्यूज चेंज होता है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द कंप्लीट चैप्टर्स एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि तुम किसी भी जगह से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला चीज़ जो तुमको करना है वो ये समझना है कि क्या क्या चीज़ें फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 11th की फिजिक्स को। तो जो क्लास 11th में एनसीईआरटी बुक है, तो एनसीईआरटी बुक का जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड काइंड ऑफ, ठीक है, तो उसको तुमको क्या करना है, सबसे पहले रीड करना है। फाइनली बस रीड करके छोड़ देना है चैप्टर को। जितनी चीजें समझ में आए ठीक है, नहीं आए लीव इट, क्योंकि टाइम के साथ वो चीजें समझ में आएंगी, तुरंत समझ में नहीं आएंगी। बस तुमको ये समझना है कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेज होते हैं नेचर में, कौन सा वीकेस्ट फोर्स होता है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है और कहाँ एग्जिस्ट करता है काइंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बोल दूं कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है, या 9th में पढ़ा होगा, मे बी 9th में पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, ठीक है, फिर न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो 3 से 4 तरह के फोर्सेज होते हैं हमारे नेचर में, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काइंड ऑफ। ठीक है, तो ऐसे करके जितने भी फोर्सेज होते हैं उसके बारे में बता रखा है। फिर सारे फोर्सेज एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है इसके बारे में हमारा फर्स्ट चैप्टर बताता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फोर्सेज नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनके वैल्यूज क्या होती है, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, किस ऑर्डर का होता है। तो ये सारी चीजें हमको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग सेकंड चैप्टर। तो उसके बाद अब जो एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होती है ना बच्चों, वो स्टार्ट होती है हमारी सेकंड चैप्टर से। ठीक, तो सेकंड चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हम स्टार्ट भी करेंगे आज, ठीक है, वो है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फाइन, लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट मान लो पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है उस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का थ्रू आउट द फिजिक्स हमको ये यूज आने वाला है कि हमेशा हम लोग इस चैप्टर के अंदर भी देखोगे, पढ़ेंगे हम लोग एरर की एनालिसिस कैसे करते हैं, कि कोई वैल्यू कैलकुलेट करी गई है तो उसमें एरर्स कैसे, कितने एरर्स हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं, फंडामेंटल और फिर डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, फिर यूनिट्स के बाद एरर के बाद आता है हमारे पास एक, इसी में एक बीच में छोटा सा टॉपिक आता है पैरेलैक्स। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आएगा हमारा इंपॉर्टेंट चीज जो है डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशंस को हम लोगों को बहुत ढंग से समझना है बच्चों। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि देखो डायमेंशंस को क्या होता है ना, कि हम लोगों के बोर्ड्स में या स्कूलों में क्या करते हैं कि यार रटवाने लगते हैं चीजों को। तो रटना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं इसलिए अभी क्लियर कर दे रहा हूँ कि सारे डायमेंशंस किसी को याद हो जाए ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ क्लास 11, ये कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमको बस इतना पता होना चाहिए कि डायमेंशंस डेवलप कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ बेसिक डायमेंशंस निकालने आने चाहिए। बाकी टाइम के साथ साथ जैसे जैसे फिजिक्स प्रोसीड करेगी ना, कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, ठीक है, फिर उसके बाद लॉज ऑफ मोशन आएगा, फिर उसके बाद वर्क पावर एनर्जी आएगा, उसके बाद हमारा रिजिड बॉडी आएगा, फिर एसएचएम आएगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आएगा, पूरा कंप्लीट ब्रांच है एक बहुत बड़ा फिजिक्स का। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होती जाएंगी। तो उनको अगर तुम समझते जाओगे तो जिस तरीके से एरिया तुमको पता है, फोर्स पता है, उस तरीके से और भी चीजें आगे आएंगी, वो पता होंगी तुमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक में हीट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चीजें क्लियर होती जाएंगी तो तुम उसका डायमेंशन अपने आप लिख सकते हो। बट बेसिक थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर कि एरर की एनालिसिस कैसे करते हैं, परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। ठीक है, फिर यूनिट्स को कैसे इंटरचेंज करते हैं हम लोग, कि एक यूनिट में दिया दूसरे यूनिट में कैसे किसी चीज को लिख सकते हैं, फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखते हैं, इतना हमको सीखना है। इज द मेन मोटिव ऑफ दिस चैप्टर। तो मैं सबसे बस पहला चीज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग प्लीज एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट करना जैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा लेट हो जाए वीडियो लेक्चर्स में तो प्लीज अपना पढ़ाई रोकना मत, कंटिन्यू करना क्या है, वी नीड टू, तुम लोगों को क्या करना है सबसे पहले कि फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करनी है, फिर सेकंड चैप्टर जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे एनसीईआरटी को रीड करते जाना है बस। ठीक है, फिर क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, वो हम बताते जाएंगे, वो आप करते जाना फिर। ठीक है भाई, फाइनली दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द क्लास 11th। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, अब एक बात बताओ कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट क्या होता है, तो इसको सबसे सरल भाषा में हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एक लाइन का डेफिनेशन है
कि कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म है। कंपैरिजन करना हमको आता है, बचपन से आता है। ठीक है, ये छोटा ये बड़ा, बता सकते हो ना कि कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे को। अब बात आती है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो भाई वो सारी चीजें फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसी वो सारी क्वांटिटीज जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स में, दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, हाइट हो गई। ठीक है, फिर जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, इन सब चीजों को तुम मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं यहीं पे, मैं बोलूं कि फीवर, क्या तुम मान लो मैं बोलूं कि इस बंदे को या मुझे बहुत फीवर हुआ है, तो क्या फीवर को तुम मेजर कर सकते हो? क्या मैं बोलूं कि 102 डिग्री का फीवर है, इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट? क्या ये सही है स्टेटमेंट? नहीं। क्यों? फीवर को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग क्या मेजर करते हैं? तब हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं बच्चों। ठीक है, क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर को हम लोग देख के बता सकते हैं कि फीवर ज्यादा है या कम है, लेकिन हम लोग ये कभी नहीं मेजर करते कि फीवर कितना है भाई। ठीक है, तो हम लोग ऐसी किसी भी क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे पूरे फिजिक्स में जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, और जिसको मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, इसके बाद आता है कि मान लो कि हमको अब कोई मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो मान लो मुझे किसी चीज का मेजरमेंट करना है, लेट से। ठीक, तो मान लो मैं बोल दूं कि इस बोर्ड के लेंथ का मेजरमेंट करना है भाई अभी, या मेरी हाइट का मेजरमेंट करना है। ठीक है, ले सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, लेट से लेंथ ऑफ दिस बोर्ड। ठीक, तो लेंथ, इस बोर्ड के लेंथ को हमको क्या करना है? मेजर करना है। तो हमको क्या करना होगा? वी नीड टू कंपेयर इट विद रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है बच्चों? कि इसी चीज को हम लोग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। ठीक है, तो रेफरेंस स्टैंडर्ड सबसे पहले समझते हैं। मान लो कि मैं बोल दूं कि ये जो पेन है, ये जो पेन है, या ये मेरा जो एक बित्ता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि ये एक बित्ते का है या एक हाथ का है। ठीक है, तो मान लो मैं बोल दूं कि ये पेन, लेट्स से ये पेन ले लिया मैं, कि एक पेन ले लिया मैं। अब मैं बोलूं कि ये पेन को मैं बोल देता हूं कि ये एक यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट है। अब बताओ कि इस पेन को, ये पेन से अगर हमको इस बोर्ड को मेजर करना है, इसके लेंथ को मेजर करना है, तो क्या करेंगे कि इस पेन को एक यूनिट बना दिया, फिर कितने टाइम्स ये पेन इस लेंथ में एकोमोडेट हो जाएगा, या कितने टाइम्स इसमें कंटेन कर जाएगा, या कितने टाइम ये पेन आ जाएगा इस लेंथ में। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? इस लेंथ का मेजरमेंट। ठीक है, तो कोई भी मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चूज करना होगा। क्या चूज करना होगा? रेफरेंस स्टैंडर्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। तो मैंने क्या किया कि एक पेन ले लिया, तो मैंने क्या चूज कर लिया? पेन एज अ, पेन को मैंने एक यूनिट चूज कर लिया। ठीक है, किसको? वन पेन को। ठीक, तो वन पेन इज इक्वल टू यूनिट। अब मैंने जब यहां पे लगा के चेक किया कि लेंथ नापना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स मैंने देखा कि 6 टाइम ऑफ दिस पेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस बोर्ड। तो मैंने क्या बोला कि ये जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद रेफरेंस स्टैंडर्ड। इस रेफरेंस स्टैंडर्ड से मैंने क्या किया? कंपेयर किया इस लेंथ को। फिर मैंने क्या देखा कि जो लेंथ है वो 6 टाइम्स ऑफ दिस 6 बार इस पेन के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, PQ बोल देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बार बार नहीं लिखेंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, तो PQ। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू दिस 6 टाइम्स दिस यूनिट। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? अब यहां पे जो चीज आ रही है इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया। क्या आ गया? ये तुम देख सकते हो ध्यान से कि मैग्नीट्यूड को अगर हम लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, या ठीक है, या मैं बोल देता हूं P। फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो P है अगर, तो क्या आ रहा है उसकी वैल्यू
लेट्स से n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे पहला फॉर्मूला फिजिक्स का बच्चों, इसको कहीं नोट कर लेना, ठीक है, समझ गए ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों लगाया मैंने, ये इसलिए लगाया है कि इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, मैं यहाँ ये भी लिख सकता था 6 10 लिख सकता था ना, लेंथ ऑफ बोर्ड लिख सकता था, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई लगा के 1 लिख दिया। ये इसलिए लिखा है क्योंकि आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना बेस्ड ऑन यूनिट्स, तो हमको थोड़ा सा इजी रहता है, इसलिए तो दोनों से फर्क कोई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 6 पेन और 6 into 1 पेन दोनों सेम बात होगी, ठीक है, समझ गए। ये बात हमको क्लियर होगी कि व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो मेजरमेंट जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड हम लोग चूज करते हैं उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब रेफरेंस स्टैंडर्ड के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, जो मैंने यहाँ पहले से लिखा है। तो कैसा होना चाहिए, अब मान लो कि रेफरेंस स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, कि अगर तुम अमेरिका में चले गए तो भी ये पेन लेंथ ना मेजर करने के लिए पेन एक्सेप्ट करना चाहिए कि अमेरिका का भी पेन इतना ही बड़ा होना चाहिए, तभी तो वहां पे इसी बोर्ड की लेंथ उतनी आएगी अगर वहां नापेंगे तो, ठीक है। अदरवाइज वहां पे लेंथ चेंज हो जाएगी, मान लो वहां का पेन छोटा हुआ तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना यार। तो यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, हर देश में वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, ठीक है। तो पेन का साइज सेम होना चाहिए, अदरवाइज चेंज हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी यार, ठीक है। फिर इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए। अब जिस चीज को यूनिट बना रहे हो, मान लो इस पेन को बना दिया तो ये हर जगह मिलना चाहिए, ऐसी चीज ना बना दो जो कि इंडिया में मिलती हो वहां ना मिलती हो यार, ठीक है। अमेरिका चले गए तो नहीं मिलती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तीसरी चीज, अब देखो, अब मान लो मैं किसी जो यहाँ पे यूनिट मैंने लिया है पेन, मान लो पेन ले लिया तो पेन को कंपेयर कर दिया। अब मैं इस पेन की जगह पे अगर मैं बोलूं कि मैं एक आइस का क्यूब ले रहा हूं, आइस का क्यूब ले रहा हूं और उससे यहाँ पे मेजर करूंगा, तो अब मान ले भाई यहाँ पे मेजर किया, यहाँ पे मेजर किया, यहाँ पे मेजर किया, तब तक क्या होगा, आइस का क्यूब क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा, पिघलने लगेगा तो उसका लेंथ चेंज हो जाएगा टाइम के साथ। तो पता चला थोड़ी दूर की लेंथ में तो मोटा था, फिर धीरे 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 कम होता चला गया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो क्या बोलते हैं हम लोग कि इनवेरिएंट होना चाहिए, यूनिट ऐसा होना चाहिए, पेन ऐसा होना चाहिए कि टाइम के साथ इतना ही बढ़ा रहे, चेंज ना हो भाई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमको कि यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला हमको समझ में आ गया। अब हम लोग ये समझ गए कि मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है, ठीक। अब एक चीज देखो ध्यान से बताना तुम, कि अगर मान लो हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों कि 20 kg, ठीक है, 20 kg, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 20,000 ग्राम, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं लिख दूं यहाँ पे लेट से केजी हो गया, ग्राम हो गया, चलो ठीक है, बस इन दोनों को अभी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बच्चों कि ये क्वांटिटी बड़ी है कि ये क्वांटिटी बड़ी है, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, मतलब कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, दोनों बराबर है। क्या बोलोगे तुम, दोनों तो बराबर है भाई, 20 kg 20,000 ग्राम बोलो, दोनों बराबर है, बराबर है ना। तो क्या हुआ कि इन दोनों का क्या बोल सकते हैं कि जो P है, मतलब कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। चेंज क्या हुआ भाई, चेंज क्या हुआ बताओ जरा ध्यान से। तो चेंज हो रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। ये जो चीज है ये क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है बच्चों, ठीक है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल दिखा, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। अगर यूनिट चेंज करते हो तो वो चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। चेंज क्या होता है, ध्यान से देख रहे हैं हम लोग कि 20 kg बोले या 20,000 ग्राम बोले, हमने क्या चेंज किया, यूनिट चेंज किया, क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, अमाउंट तो उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। 20 kg मांगो या 20,000 ग्राम मांगो किसी से, 20 kg मांग लो चावल, ठीक है, या दाल, बोलो कि भाई मेरे को 20 kg आटा दे दो, या बोलो कि 20,000 ग्राम आटा दे दो, तो क्या आटा ज्यादा दे देगा, नहीं देगा ना, उतना ही देगा भाई। तो इससे क्या पता चला कि जो अमाउंट है दोनों में सेम है। तो अमाउंट सेम का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो टर्म है ये क्या हुआ, हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये दोनों क्या होंगे,
वेरी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन यूनिट, ठीक है। यूनिट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ जाता है कि ये चीज अगर कांस्टेंट है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है। यहां मल्टीप्लीकेशन भी लगा सकते हो, तो ये भी नोट कर लेना अब, ठीक है। तो अब यहां से हमको एक चीज समझ में आएगी, देखो ध्यान से देखो कि मैंने क्या किया कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चे यहाँ छोटी है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ी है, बड़ी है ना। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि n1 इज स्मॉलर देन n2। तो क्या हमने देखा कि अब अगर ये छोटा है तो ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हमेशा। केजी का मतलब क्या होना चाहिए, देखो हम लोग पता है ना कि 1 केजी इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ऑफ ग्राम होता है। तो ये यूनिट क्या हो गई, बड़ी हो गई ना, ये यूनिट क्या होगी, बड़ी होगी। तो इससे हमको ये पता चला कि U1 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा U2 से, तभी तो ये दोनों मिलके जब मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक, बात समझ में आ रही है हमारी। तो यहां से हमको क्या पता चला कि हमेशा जब भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, अगर मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाओगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मान लो घटाओगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक, ये चीज हमको समझ में आ गई और ये फॉर्मूला भी हम लोग याद कर लेंगे अब, ठीक है। अब पूछोगे कि इस फॉर्मूले का यूज क्या है सर, तो देखो ध्यान से, कई बार क्या होता है ना कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 इस तरीके से आ गया 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक, इस चीज को देख रहे हो ध्यान से, ठीक है। अब मैं बोलूं कि कौन सी यूनिट बड़ी यूनिट है, कौन सी यूनिट छोटी यूनिट है, तो इसको तुम देखते ही अगर ये चीज हमको पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटी है तो यूनिट क्या हो जाएगा, बड़ा। तो कैलोरी क्या हो गया, बड़ा देन जूल, ठीक है। ये चीज हम लोग बता दिए, यहाँ पे तुरंत देखते ही बता सकते हैं कि जूल जो है वो छोटा यूनिट होता है ऑफ एनर्जी एंड कैलोरी इज अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम लोग कहीं इस तरीके का लिखा हुआ देख ले, मान लो मैंने बोला कि मान लो एक बच्चे से, मान लो 3 बच्चे हैं, ठीक है, या 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उन लोगों से हमने बोला कि भाई इस पेन का लेंथ बताओ, ठीक। तो एक बंदा आगे बोलता है कि सर दिस इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बोलता है कि नहीं सर दिस इज ऑफ 100 मिलीमीटर, बोल सकता है ना, ठीक है। तो अब हम तुमसे बोले कि कौन सा यूनिट इसमें से बड़ा है, तो हम लोग देख के बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला कि न्यूमेरिकल वैल्यू जहां पे बड़ी होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे क्या है n1, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है n2, ठीक है। ये वाली बड़ी है तो यूनिट किसका, U2 का छोटा हो जाएगा, ठीक है, U2 छोटा हो जाएगा और U1 बड़ा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। इसका जो यूनिट है ये बड़ा हो जाएगा देन इसके यूनिट से, और ये हमको पता भी है कि सेंटीमीटर इज अ बिगर यूनिट ऑफ लेंथ देन मिलीमीटर, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था इस चीज का, और ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आगे और भी कन्वर्जन्स में हम लोग को ये फॉर्मूला हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हो। हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे नेचर में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, कितनी सारी, बहुत सारी, ठीक है। तो क्या यार हम लोग सबका यूनिट याद रख सकते हैं क्या, लॉजिकली सोचना थोड़ा। जैसे कि मान लो हम लोग जब इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो क्या हम लोगों को सारे वर्ड्स याद करवाए जाते हैं क्या, सारे वर्ड याद करवा दिए जाते हैं, नहीं करवाए जाते हैं। हम लोग को क्या याद करवाया जाता है, सोचना जरा, अल्फाबेट्स, क्या याद करवाया जाता है, अल्फाबेट्स। कि ABCD अगर याद कर लेगा बच्चा तो वो वर्ड्स तो बना ही सकता है, बना सकता है ना। तो सिमिलर वे में क्या होता है ना बच्चों कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कितनी होती हैं यूनिवर्स में, क्वांटिटी होती है इनफाइनाइट, अनंत क्वांटिटीज है, ठीक है, अनंत क्वांटिटीज है। तो हमने क्या किया ना यार कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके जो यूनिट्स हैं वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो याद करना तो मुश्किल हो जाएगा। सबका अलग यूनिट होगा, जितनी फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ का ले ले भाई, एरिया का ले ले तो एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, ठीक है, फोर्स का तुम्हारा न्यूटन, इस तरीके से प्रेशर का पास्कल, तो बहुत सारे यूनिट्स हो जाएंगे, कितने सारे, बहुत सारे। तो सबका तो याद नहीं कर सकते ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को
यूनिट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कितने में? दो पार्ट्स में। एक को बोल दिया हम लोगों ने बेस यूनिट। क्या बोल दिया? बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। एक को बोल दिया हम लोगों ने डिराइव्ड। डिराइव्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? कि जो फंडामेंटल का यूज करके बनेंगे। ठीक है। क्या होंगे? फंडामेंटल का यूज करके बनेंगे। जैसे हमको लेंथ का अगर यूनिट पता है कि मीटर है, तो एरिया का हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ होता है। ठीक है। कुछ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, कुछ ऐसे ही होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो हमको एक फंडामेंटल यूनिट्स का नॉलेज होना चाहिए। बस हमको फंडामेंटल यूनिट्स अगर याद है, यूनिट्स का अगर यूनिट्स पता है, ठीक है, याद है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिराइव्ड को डिराइव कर लेंगे। तो ये इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? कि ये दोनों मिलाकर इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, इनफाइनाइट यूनिट्स हो गए। तो हमको याद क्या करना है? बस ये वाले और ये वाले डिराइव कर लेना है, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए और फिजिकल क्वांटिटी का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग वो यूनिट उसका निकाल लेते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डिराइव्ड है। व्हाई डिराइव्ड? बिकॉज ये फंडामेंटल का यूज करके बनेंगे। ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब बात आती है ना बच्चों कि ये फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कितने, कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं? तो बेसिकली हुआ क्या था हमारे देश में 1971 के पहले। ठीक है। 1971 के पहले देयर, इसके बाद हम लोग देखो एनसीईआरटी में देखो तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर एक इस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या बोला है कि 1971 के पहले देयर आर थ्री सिस्टम बेसिकली। ठीक है। थ्री सिस्टम दैट यूजेस द सम फंडामेंटल, जिसने डिराइव किया था फंडामेंटल यूनिट्स को। तीन ऐसे सिस्टम्स थे। कौन कौन से थे? ध्यान से देखेंगे। CGS, ठीक है, CGS एक होता था, फिर अगला होता था फुट, FPS। ठीक है। अभी इसके बारे में देखेंगे क्या है फुल फॉर्म। तो ये पहला सिस्टम, दूसरा सिस्टम बच्चों, फिर तीसरा सिस्टम क्या था? MKS। ठीक है। ये सारे के सारे कब थे? ये सारे के सारे कब थे? बिफोर 1971 लिखा हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, तो याद देख लिया तुमको। ठीक है। ये कब आया? 1971 में एक नया सिस्टम आया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? SI। बस ज्यादा इसके बारे में बहस नहीं करना है, फालतू का। याद, बहुत दुनिया भर की पंचायत लिख रखी है, लीव दैट। हमको क्या पता करना है कि बस ये स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है। ठीक है। ये यही हम लोग पूरे फिजिक्स में यूज करेंगे भाई, देख ले। बस इतना याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब देखो क्या हो गया कि हमारे पास चार डिफरेंट टाइप्स के फंडामेंटल यूनिट्स को डिराइव करने के सिस्टम्स थे। ठीक है। तीन पहले वाले और ये 1971 के बाद वाला, ये थोड़ा लेटेस्ट है और ये मोस्टली यूज होता है। इन तीनों के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना बच्चों कि इन तीनों में देयर आर थ्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दे कंसिडर्ड थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। कौन कौन से? इन्होंने तीनों ने कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर करी? लेंथ, ठीक है, मास, एंड टाइम। ठीक है। इन तीन चीजों को फंडामेंटल या बेस यूनिट्स के अंदर रखा, इन तीनों सिस्टम्स में। ठीक। फिर इन तीनों का मेजरमेंट कैसे किया? कि इस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते थे कि लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते थे, C फॉर सेंटीमीटर। मास को हम लोग ग्राम में मेजर करते थे, ग्राम। ठीक है। मास को ग्राम में मेजर करते थे और टाइम को सेकंड में। तो इसलिए क्या लिख दिया? CGS। फिर इस सिस्टम पे आते हैं। इस सिस्टम में क्या किया हम लोगों ने कि जो लेंथ था उसको फुट में मेजर करते थे। किसमें? फुट में। ठीक। फुट। मास को किसमें मेजर करते थे? पाउंड्स में। और टाइम को सेकंड में भाई। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसमें आया, तो इसमें क्या पता चला कि मास को हम लोगों को किसमें मेजर करना है? सॉरी, लेंथ को सबसे पहले किसमें मेजर करना है? मीटर में, M फॉर मीटर। मास को किसमें मेजर करना है? किलोग्राम में, केजी में। और टाइम को किसमें मेजर करना है? सेकंड में। ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि तीन ये सिस्टम्स थे भाई। तो देखो सबसे पहले हमने क्या समझा कि हमारे पास बहुत अनंत फिजिकल क्वांटिटी है, तो सबका यूनिट अपन याद नहीं रख सकते भाई। एक इंसान कितना याद रखेगा? तो हमने क्या किया कि पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लिया।
पहले बेस फंडामेंटल यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव, पहले हम लोग क्या करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका हेल्प से सारे अदर फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज किया, उनके यूनिट्स बनाए। तो पहले ये तीनों सिस्टम्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग बनाया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि फिर जब 1971 के बाद ये जो सिस्टम आया एसआई यूनिट, ठीक है, या एसआई सिस्टम आया, ठीक है, इस सिस्टम ने क्या कहा कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगी वो कितनी होंगी, 7 बच्चों, कितनी होंगी, 7। कौन कौन सी होंगी जल्दी से देखते हैं। सबसे पहली मास, ठीक है, सेकंड लेंथ, ठीक है, थर्ड टाइम। अब क्या हुआ कि 1971 के बाद ये तीनों तो पहले भी थी बच्चों, ठीक है, हमारे पास पहले भी थी। 1971 के बाद क्या हुआ, बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारा वर्क हुआ फिजिक्स में, तो बहुत सारे नए नए फंडामेंटल, नए नए फिजिकल क्वांटिटीज निकल के आई। तो उन सब को देखते हुए हम लोगों को ये बढ़ाना पड़ा, ठीक है ना। तो आगे देखो, 4th नंबर पे क्या आया मास आया, टाइम आया, लेंथ आ गया, ठीक है, आया। और 4th नंबर पे आया टेम्परेचर, टेम्परेचर बच्चों, ठीक है, टेम्परेचर। फिर 5th नंबर पे आया करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, दूसरे किसी करंट का मत सोचना। 6th आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बताएंगे अभी क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। फिर 7th है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास इतना। अब इन सब का अगर हम लोग यूनिट लिखना शुरू करें बच्चों, मान लो मैं इनका यूनिट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हम लोगों को पता रहेगा और किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो मास का यूनिट हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, एसआई यूनिट में मास का हम लोगों ने यूनिट जो था वो कंसीडर किया बच्चों केजी, किलोग्राम, ठीक है, क्या बोला, किलोग्राम, केजी। लेंथ का क्या कंसीडर किया, मीटर, मीटर को कैसे डिनोट किया, एम से, ठीक है। टाइम का सेकंड, तो सेकंड को एस से। टेम्परेचर का, या तो टेम्परेचर का जो यूनिट हम लोग डिफाइन किए थे वो था केल्विन, तो के से दिखा देते थे, क्या है, के से, ठीक है, क्यों, केल्विन लिया हमने। करंट का क्या होता है, एम्पियर, तो हम लोगों ने ए ले लिया यूनिट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग बोलते हैं कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, दैट इज सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल, मोल, मोल पढ़ा है ना, मोल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, तो वही वाला मोल, तो उसको हम लोग लिखते हैं MOL बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एसआई यूनिट्स, फाइन। अब देखो ये वाला जो यूनिट है ना भाई, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये तो मेरे टाइम भी कहीं आया नहीं था, सच में बहुत नया है, ठीक है। मैंने जितने लोगों के मुंह से सुना है ना कि ये भाई नहीं आता है कहीं पे, तो लाइट ले सकते हो इसको, ठीक है। बस फॉर नॉलेज रखना दिमाग में कि CD से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वैश्चन बहुत कम चांस है। होता क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया है, उसको हम लोग बोलते हैं कैंडेला CD, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स बच्चों, फाइन। इसके बाद बात आती है कि डिराइव्ड क्या है। तो भाई डिराइव्ड हो गया, जैसे मान लो मैं बोल दूं अभी तुमसे कि एरिया, एरिया का यूनिट निकालो। तो एरिया का यूनिट हम लोग क्या सीखे हैं कि मीटर स्क्वायर। तो मीटर कहां से ले लिया, फंडामेंटल यूनिट मीटर, ये हो गया स्क्वायर। और डिराइव्ड में भी हम लोग कौन सा लिख रहे हैं, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लोग फोर्स का देख ले बच्चों, तो फोर्स का क्या होता है बताओ, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है ना। या एसआई यूनिट, एक एसआई यूनिट है ये तो, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, कभी कभी देखा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, केजी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो बच्चों कि अगर हमको फोर्स में फोर्स का यूनिट लिखना था, तो क्या हमको इसका यूनिट रटा होना चाहिए, नहीं ना। हमको अगर फंडामेंटल पता है तो फोर्स क्या होता है बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास का यूनिट हम लोग को ऐसा ही पता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन से यूनिट्स हैं, फंडामेंटल। फंडामेंटल्स का यूज करके क्या बन रहा है, डिराइव्ड। तो इसको हम लोग बोल दिए डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, काम खत्म। तो इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट यूनिट्स बनते जाएंगे, और ये सारे यूनिट्स जैसे जैसे फिजिक्स में चीजें पढ़ोगे वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल के अंदर
फंडामेंटल के अंदर दो और यूनिट्स ऐड किए गए थे। कौन से? दो और यूनिट्स। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं जल्दी से। एडिशनल दो और यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी गई। ये दो एडिशनल यूनिट्स हैं, ठीक है। इनका कुछ खास बात होता है, ठीक है। खास बात क्या होता है ये मैं अभी से बता देता हूँ कि ये दोनों डायमेंशन लेस होती हैं। आगे चलके हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन पढ़ लेंगे। इनको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक, क्या बोला है? सप्लीमेंट्री यूनिट। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का क्या नाम है? पहला होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो हम लोग यार अभी तक पढ़ते आ रहे हो, तुम लोग लाइन्स एंड एंगल्स मैथ्स में पढ़े होगे, क्लास 9 10th में। ट्रायंगल में बहुत सारे एंगल देखे होगे। हर जगह जो भी एंगल देखते हो, कहीं भी जो एंगल देखते हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो लाइंस ले लो अगर, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। तो जरूरी नहीं कि दो लाइन होंगी, दो प्लेन्स भी हो सकते हैं। प्लेन्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? मान लो एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको प्लेन एंगल। फाइन। अब प्लेन एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं यार? तो देखो होता क्या है ना कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर्क बन रहा है, ये एंगल जो है, मान लो ये ऐसा कुछ आर्क बना रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क, ठीक, आर्क बोलते हैं। और इस पॉइंट से अगर हम लोग कोई सर्कल ड्रॉ कर लें तो ये एक आर्क हो गया इन दोनों आर्म्स के बीच का, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है दोनों, तो इसको मान लो अगर तुम रेडियस या आर बोल दो, ठीक है, आर बोल दो। तो ये जो थीटा होता है, प्लेन एंगल थीटा, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन ये आर, रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्क अपॉन रेडियस। अब इस प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? देखो इसका यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन है। ये क्या बोल रहे हैं सर? अभी तक तो हम लोग एंगल डिग्री में मेजर करते हैं, ये कौन सा यूनिट है? ठीक है, तो ये होता है बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है। इसको हम लोग रेडियन में ही रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, ठीक है। अब रेडियन में तो यार हम लोग को पता नहीं है, तो डिग्री में सारी चीजें पता है, तो चलो एक कन्वर्जन होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। क्या होता है हमारे पास कि पाई जानते हैं हम लोग मैथ्स में, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हमेशा हमको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। ये हमको हमेशा याद होना चाहिए। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हो। तो ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, अगर तुमको डिग्री में कुछ चाहिए तो ऐसे कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। और ये जो थीटा है ये निकल के आएगा हमेशा किसमें होना चाहिए? रेडियन में बच्चों, ठीक है। और ये आर्क, और ये आर्क का मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला यहां से यहां तक, और ये हो गया रेडियस, ठीक है। तो ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, प्लेन एंगल। राइट। अब बात आती है व्हाट इज सॉलिड एंगल। तो यार सॉलिड एंगल को समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है अभी फिलहाल के लिए। होता क्या है कि मान लो ये कोन है, मान लो ये कोन है कोई, ठीक, इस तरीके से। तो अब इस कोन के इस वाले पोर्शन पे कोन कैसा होता है? देखो ध्यान से, कोन कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा। तो ये जो नीचे एंगल बन रहा है ना पूरा, इधर 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 पूरा लेके ये जो एंगल बनेगा कोन पे नीचे, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक। क्या बोलते हैं इस एंगल को? इस एंगल को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, ठीक, सॉलिड एंगल। इस एंगल को कैसे निकालते हैं? तो मान लो ये एरिया इस कोन के, ठीक है, ये जो एरिया सबटेंड हो रहा है और ये जो डिस्टेंस है डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये सॉलिड एंगल, ठीक है। तो अभी यार इसके बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस पता होना चाहिए हमको कि सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक। इसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। बस इतना याद रखना। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? RAD, और इसको कैसे करते हैं? SD, ठीक है। बस इतना हमको पता होना चाहिए फिलहाल प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए। अब मैं प्लेन एंगल में थोड़ा और डेप्थ में जाऊंगा। 1 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है। मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 के ऊपर 1 डैश, किसी भी एंगल के ऊपर 2 डैश के मतलब क्या होता है कि सेकंड। तो ये टाइम वाला सेकंड नहीं है, टाइम वाला मिनट नहीं है, ये एंगल वाला मिनट या सेकंड है, ठीक है। तो इसको कैसे समझना है वो बताता हूं। जैसे मान लो लेट्स से
ये एंगल 1 डिग्री ले लिया मैंने, ये 1 डिग्री ले लिया, ठीक है, ये 1 डिग्री का ले लिया। अब इस 1 डिग्री का अगर मैं ऐसे ऐसे करके क्या करूं, यहां से यहां तक 60 पार्ट्स कर दो इक्वल, 60 इक्वल पार्ट्स को मैं डिवाइड कर दें अगर 1 डिग्री को, ठीक है। तो जो ये एक पार्ट मिलेगा, ये जो एक पार्ट मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं 1 मिनट बच्चों, ठीक है। तो क्या बोलते हैं 1 मिनट, ठीक। फिर इस 1 मिनट को अगर हम ले लें ऐसे, मान लो ये 1 मिनट है, इसको भी अगर हम लोग क्या कर दें 60 इक्वल पार्ट कर दें, इसको भी 60 इक्वल पार्ट में कर दें, तो जो एक पार्ट मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डैश से। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 1 सिंगल डैश से, ठीक है ना। तो हमको ये समझ में आ गया कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है चीज कि यार 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर आता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये 3 चीज है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें थोड़ा घुमा फिरा के कुछ कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मैंने खुद नोट कर रखा है, वो मैं बताता हूँ। क्या होता है कि हम लोग को याद रखना है 1 सेकेंड की वैल्यू। 1 सेकेंड क्या होता है, 4.35 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन बच्चों, ठीक है। तो हमको जो याद रखना है ना फॉर्मूला, वो हमेशा ये वाला याद रखना है, ये वाला। क्यों, देखो बताता हूँ। अगर मान लो तुमको कोई चीज कोई भी एंगल दे दिया, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि तुमको दे दिया 4 रेडियन, ठीक है, 4 रेडियन 38 मिनट एंड 30 या लेट्स से 9 सेकेंड, ठीक है, ऐसे दे दिया। अब तुमको ये एंगल पता करना है इन रेडियन। हमेशा तुमको ऐसा यूनिट क्या है एंगल की, रेडियन। तो आना कहाँ पे होगा, रेडियन में बच्चों, ठीक है। तो रेडियन में आना है अगर, तो तुमको क्या करना होगा, देखो ध्यान से, कि तुमको पता होना चाहिए कि यहां से तुमको पता है कि 4 रेडियन, तो ठीक है ये। फिर 38 मिनट को जब रेडियन में ले जाओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले 38 को क्या करो इंटू 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, तो इंटू 60 कर दो, तो ये क्या बन गया सेकंड्स। अब इसमें क्या कर दो 9 का एडिशन कर दो, तो 9 सेकंड में ही था तो इसको ऐड कर दो इसमें, और यहाँ पे ये पड़ा है अभी रेडियन में, तो इसको रहने दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, इजी है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, इजी होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको ऐड कर दोगे। अब अगर मान लो यहाँ पे सब मिला जुला के तुमको यहाँ पे मान लो मिल गया 1, मान लो कुछ ऐसा मिल गया 12850 सेकेंड 4 रेडियन। अब इस पार्ट को रेडियन में कन्वर्ट करना कितना आसान हो जाएगा अगर तुमको ये पता है तो, कि एक सेकंड में इतना रेडियन होता है, तो तुरंत इतने में मल्टीप्लाई कर दोगे इसका 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन का, और इसको ऐड कर दोगे तो तुमको तुरंत किस में मिल जाएगा एंगल, रेडियन में। तो हमको समझना क्या था बच्चों, कि जब भी प्लेन एंगल का कैलकुलेशन आएगा, कुछ भी उल्टी सीधी चीजें आ गई मिनट रेडियन में लिख के, तो हमको आना कहाँ पे, रेडियन में। और रेडियन में आने के लिए हमको सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है सेकंड, सबसे छोटा है ना सेकंड, तो सेकंड का कन्वर्जन पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियन। बाकी सबको अगर तुमको सेकंड में ले जाना है तो केवल मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है कहीं भी, ठीक है। इसलिए हम लोग 1 सेकंड का वैल्यू कोशिश करेंगे कि याद कर ले, ठीक है ना। इसको हम लोग याद करके रख लेंगे, बस इतना। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात था। अब देखो ये हो गया। अब हम लोग एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एंगल ऑफ 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री। अब एंगल किस में मेजर करना होता है, हमेशा रेडियन में। और वो यहाँ पे बोल भी दिया है कि इन रेडियन बताना, इन रेडियन बताओ 1 डिग्री क्या हो, तो 1 डिग्री बताना है तुमको। तो यूज क्या करना है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन, बस ये हो गया।
इसको कैलकुलेट कर लेना यार, ठीक है, कैलकुलेटर होगा तुम्हारे पास, तो इसको कैलकुलेट करके याद रखना, ठीक है। फिर 1 मिनट बताना है, तो मान लो 1 डिग्री पता चल गया हमको, और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा बताओ, 1 मिनट में कितना होगा बताओ, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा, और 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो फिर यहाँ पे 1/60 इंटू ये कर दो 2π/360, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट में इतना डिग्री होगा, और 1 डिग्री में अगर इतना रेडियन होता है 2π/60, तो 1/60 डिग्री में इंटू इतना रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमको फिर से रेडियन में। अब 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है, 1 सेकेंड में, तो फिर से देखो 1 डिग्री में 60 मिनट, ठीक है बच्चों, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होगा। अब 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, तो 1/60 डिग्री, तो यहाँ 1/60, ये टोटल किस में आ गया, डिग्री में, ठीक है। अब 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो ये 2π/360, टोटल कितना आ गया इन रेडियन। और यही जो वैल्यू है बच्चों, मैंने अभी तुमको याद भी करवाई है, क्या होती है 4.5 × 10⁻⁻6 रेडियन, तो ये याद कर लेना, इसका निकाल के, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ प्लेन एंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और कहीं भी एंगल की बात होगी तो हम लोग हमेशा किसमें कैलकुलेट करेंगे, रेडियन में, ठीक है। बस, तो ये हो गया हमारा यूनिट्स के बारे में पूरा डिस्कशन।